आदाब। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, जो बोर्ड के द्वारा बार बार पूछी जाती है और ऐसे प्रश्नों को आपको देखना काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से देखें और सभी 20 क्वेश्चंस का अगर आप लोग जवाब दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इसे जवाब भी देने का प्रयास करें। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और क्विक नोटिफिकेशन जानने के लिए आप बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। हड़प्पा वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए यहाँ पे धातु का ज्ञान नहीं था, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसमें से क्या क्या हीरा, मोती, लोहा या तांबा। तो देखिए इसमें लोहा जो था उसको ज्ञान नहीं था, किसका? हड़प्पा वासियों को। ये किस लिए पता चला है, कैसे पता चलता है कि वहाँ पे लोहा नहीं था? जितने भी इतिहासकार थे जिन्होंने इसकी खुदाई की, इसकी खोज की, तो वहाँ से लोहा का कोई भी अंश नहीं मिला। इसलिए इन्होंने कहा कि धातु का ज्ञान इनको नहीं होगा, इसलिए लोहा का प्रयोग ये लोग नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो देखिए मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने किया था। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हड़प्पा की खोज हुई थी और हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। बस इसी के देखा देखी जो होता है, धीरे धीरे बहुत सारे आए इन्होंने और बहुत सारे प्रमुख नगरों की भी खोज कर डाला। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हम लोग। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक यहाँ पे आप कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है। देखिए कौटिल्य का दूसरा नाम चाणक्य भी होता है। तो अगर आपके ऑप्शन में चाणक्य रहेगा तो आपको चाणक्य भी क्लिक करना है। तो चूंकि इससे क्या होता है कि मौर्य काल की जो जानकारी होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मौर्य काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र की। नेक्स्ट है इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। इन्होंने भी आए और काफ़ी यहाँ के बारे में लिखा। कहाँ के बारे में? भारत की जो संस्कृति है, आर्थिक स्थिति है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी स्तरों पे इंडिका में आपको देखने के लिए मिलेगा। तत्कालीन जो भी राजा थे उसके बारे में इन्होंने कलमबंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ओके, आपको ध्यान में रखना है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड हैं, इसलिए आप लोग इसे बारी बारी से देखें और इसका अवलोकन करें। तो पुराणों की संख्या 18 हो गई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की भाषा याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो है पाली में लगाते हैं, लेकिन पाली नहीं होगा। राइट आंसर आपका संस्कृत हो जाएगा, इसलिए आपको संस्कृत में क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था? तो देखिए ये जो युद्ध हुआ था काफ़ी भयानक हुआ था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दो भाइयों के बीच जो है काफ़ी इसमें युद्ध हुआ और ये युद्ध एक प्रकार का इतिहास बन गया। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? देखिए कौन से सिद्धांत इन्होंने जोड़े थे? ये सारे सिद्धांत था ही उनका, अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। ये सब जो थे इनके जो पहले गुरु थे जैन धर्म के, कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इन्होंने ये सब दिया, अहिंसा दिया, सत्य दिया, अपरिग्रह दिया। लेकिन जैसे ही महावीर आए तो इन्होंने क्या किया? एक अपना इसमें जोड़ दिया, यानी कि ब्रह्मचारी। पहले था 4, लेकिन जैसे ही ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया तो 5 हो गए इनके, यानी कि महाव्रत के तौर पे भी इसको जाना जाता है और सिद्धांत भी। लेकिन खुद का सिद्धांत अगर पूछा जाएगा, महावीर ने खुद कितने सिद्धांत दिए अपने? तो इन्होंने भी आए तो ज्ञान इसकी प्राप्ति हुई तो इन्होंने भी अपने सिद्धांत दिए थे। ये तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया था किसमें? पार्श्वनाथ में। नेक्स्ट है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर का जैन धर्म से संबंधित है। आपको जैन धर्म में क्लिक करना है, ना कि यहाँ पे। देखिए बौद्ध धर्म रहता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बौद्ध धर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग हीनयान महायान को ध्यान में रखेंगे और श्वेतांबर के बारे में और दिगंबर के बारे में जैन धर्म से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। याद रखिएगा, ये अकबर, औरंगजेब, बाबर ये सब नहीं थे। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था और जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। यहीं से जो है मुगलों का आगमन होता है, इसी युद्ध से, इसलिए पानीपत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है आपको मैं बता देता हूँ कि ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और ये सबसे नहीं है। नेक्स्ट है विजयनगर का महानतम शासक कौन है?
तो देखिए ये सब क्वेश्चंस जो है ना काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो विजयनगर का जो महानतम शासक थे वो कृष्णदेव राय थे। देखिए आमुक्तमाल्याद जो थे, आमुक्तमाल्याद तो ग्रंथ का नाम है, ये ग्रंथ किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने लिखा था। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें जम के, ताकि उन्हें भी जो है काफ़ी कुछ फ़ायदा मिल सके, तैयारी करने में उसे सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये जो आए थे महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। कौन? अलबरूनी। और आए यहाँ पे देखिए सभी तो होगा ही नहीं, क्योंकि सभी के साथ तो आ ही नहीं सकते हैं। कोई भी जब भी आएंगे तो कोई एक ही व्यक्ति के साथ आएंगे, इसलिए सभी तो होगा नहीं, इसलिए आपको जो है चुन के ही देना है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और ये जो अस्थाई बंदोबस्त तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में शुरुआत की थी, और काफ़ी ज़बरदस्त बंदोबस्त थी। इससे लगा कि अंग्रेज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए इन्होंने ये बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवध का नेतृत्व किसने किया था? अवध का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी उसी समय जो है इन्होंने ये नेतृत्व किया था, और ये क्रांति काफ़ी जो था फेमस भी हुआ था, काफ़ी पूरे भारत में भी फैल चुकी थी। लेकिन संयोगवश हम लोग का दुर्भाग्य है भारतीयों का कि ये क्रांति जो सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन इसका असर, इससे प्रेरणा जो है ज़रूर मिली थी आगे के आंदोलन में। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत, देखिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? ये आए थे 1915 ईस्वी में आए। आने के बाद इन्होंने यहाँ पे तहलका मचा दिया, और ऐसा तहलका मचाया कि लास्ट तक जब तक ये जीवित थे और देश को आज़ाद भी कर दिया, आज़ादी करने के बाद ही ये ऊपर गए, मतलब कि इसकी मृत्यु हुई थी। खैर इनका योगदान काफ़ी रहा था, काफ़ी अच्छा भूमिका निभाए थे। आने के बाद जैसे ही आए तो यहाँ पे राजनीति में ये सक्रिय हुए, और सक्रिय होने के बाद लोगों ने इस पर विश्वास जताई, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका में कुछ ऐसे कारनामे कर चुके थे गोरे और काले के बीच में, जो कि भारत में काफ़ी ये फेमस हो चुके थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया? देखिए 1922 में इन्होंने स्थगित कर दिया था। क्यों स्थगित कर दिया गया था? इन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं करना है, मारपीट खून खराबा नहीं करना है, लेकिन संयोग ऐसा हुआ, चौड़ा चौड़ी कांड यूपी में जो हो गया, जिसके कारण जो है गांधी जी ने अपने जो बात कही थी, इन्होंने उस बात पे आंदोलनकारी रहे नहीं, इसलिए इन्होंने स्थगित कर दिया। नेक्स्ट है काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया, जो कि 1919 में लाया गया था। और 1919 में लाने के बाद से ही गांधी जी का काफ़ी दिल टूट चुका था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है कि हम जो है कुछ यहाँ पे रियायत देंगे, कुछ ढीलापन करेंगे अपने कानून में, लेकिन ऐसा किया नहीं। उल्टा ये रॉलेट एक्ट ला के जो है सभी को चौंका दिया कि नहीं, अंग्रेज किसी का नहीं हो सकता है, और यहाँ के लोगों ने इसे काला कानून नाम दे दिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।